इन्फिनिटी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम अपना बेसिक मैथ कोर्स का ये अगला लेक्चर हम देकर आए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अलजब्रा के ऊपर। अलजब्रा अब तक हमने देखा है अर्थमेटिक, जिसके अंदर हमने नंबर सिस्टम की बात करी, नंबर्स के ऊपर बात करी, और ज्योमेट्री। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ज्योमेट्री को देखा। जैसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्री ये मैथ की ही ब्रांच होती हैं, ऐसे ही जो अलजब्रा है वो भी मैथ की ही ब्रांच है। अलजब्रा क्या है? अलजब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with variables। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो वेरिएबल्स के साथ डील करती है, वेरिएबल्स को समझाती है, वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशन लगाना सिखाती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे वेरिएबल क्या होते हैं और वेरिएबल कैसे डिनोट करते हैं, किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हम वेरिएबल्स के ऊपर लगा सकते हैं, और कैसे अगर हमें वेरिएबल्स का पता है और अलजब्रा हम जानते हैं तो कैसे डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, पजल्स को आप सोल्व कर सकते हो। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। तो अलजब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद वेरिएबल्स। मेन जो इसका खास बात है, मेन फीचर क्या है? अलजब्रा का जो मेन फीचर है वो ये है कि इट यूजेस लेटर्स, इट यूजेस लेटर्स टू डिनोट नंबर्स। अलजब्रा की खास बात ये है कि ये लेटर्स का यूज़ करता है, नंबर्स को, संख्याओं को दर्शाने के लिए किसका यूज़ करता है? लेटर्स का यूज़ करता है। तो अलजब्रा के अंदर हम क्या कर सकते हैं? टू डिनोट अ नंबर लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेटर्स जैसे कि ए, बी, सी, कई बार एक्स, वाई, जेड भी यूज़ करते हैं, यू, वी, डब्ल्यू एट्सेट्रा। किसी नंबर को शो करने के लिए हम लेटर्स का यूज़ करते हैं। और अब ये जो नंबर्स हैं वो किसको, ये जो लेटर्स हैं वो नंबर्स को, संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लेटर्स के ऊपर ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब हम इन लेटर्स के ऊपर ऑपरेशंस को लगाते हैं तो अब हमारे पास आ जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को हम क्या कर पाते हैं? सोल्व कर पाते हैं। तो अलजेब्रा के अंदर समझने की बात यही होती है कि कैसे ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस जो हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कैसे ये ऑपरेट होते हैं, इनको ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है। तो मेन फीचर है अलजेब्रा का कि इट यूजेस लेटर्स टू डिनोट ए नंबर। किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए ये नंबर्स, लेटर्स का यूज़ करता है। जैसे अगर मैं कहूँ x is any number, x is any number, तो इस x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये x1 हो सकता है, ये x2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख। दिस x कैन अटेन एनी वैल्यू, इस x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अगर x की बात कर रहा हूँ और x को बता रहा हूँ कि x इज एनी नंबर, तब मैं इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं मैं सभी के बारे में बात कर पाऊंगा। तो वेरिएबल से क्या होता है, इस दुनिया के अंदर इतनी सारी संख्याएं हैं, अगर मैं उन सब के बारे में एक एक, जैसे 1 उठाया, फिर 1 के बारे में बताऊं, फिर 2 के बारे में बताऊं, फिर 3 के बारे में बताऊं, 4 के बारे में ऐसे बताता रहूं तो नंबर्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। लेकिन मुझे बात करनी है इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, तो उनके लिए मैंने एक लेटर यूज़ कर दिया कि x इज़ एनी नंबर। तो अब अगर मैं x के बारे में कोई भी बात आपसे करूंगा तो इसका मतलब है मैं सभी इस दुनिया में इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं उन सभी के बारे में क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ।
तो जो वेरिएबल जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स की वजह से हम बहुत बड़ी बात को छोटी सी स्टेटमेंट के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए अलजेब्रा हमारे लिए ज़रूरी है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ x इज़ एनी नंबर, तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। x डज नॉट हैव फिक्स वैल्यू, या x की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, या यूं कहिए x हैज़ वेरिंग वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो वेरी करती है, बदलती है, इसलिए हम बोलते हैं x इज़ ए वेरिएबल। तो x को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। कई बार अलजेब्रा के अंदर हमारे पास सिचुएशन होती है जहां हमें किसी क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होता, तो जिसके बारे में हमें पता नहीं होता उसको अननोन बोलते हैं। तो वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अननोन से भी, इसको अननोन भी बोल सकते हैं। सो x इज़ ए वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वेरी करती रहती है। अब वेरिएबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, मैच स्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी मैच स्टिक्स हैं और उन मैच स्टिक्स से आप शेप बनाना चाहते हैं, एल शेप बनाना चाहते हैं, एल आकार की शेप आप उनसे बनाना चाहते हैं। तो अब अगर आप एक एल बनाना चाहते हैं तो कितनी मैच स्टिक आपके पास आप यूज़ होंगी? ये एक मैच स्टिक है और ये आपके पास दूसरी मैच स्टिक है। तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एल, नंबर ऑफ एल्स। कितने एल्स हमने बनाए? हमने बनाया एक एल। हमने एक एल बनाया तो एक एल के अंदर हमें कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज़ करी? नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी यूज़ हुई? 2। अगर हम 2 एल बनाना चाहते हैं तो कितनी मैच स्टिक यूज़ होंगी? एक एल के अंदर 2। एक और एल आप बनाना चाहते हो तो एक ये हो गया और एक ये। अब की बार आपके नंबर ऑफ एल्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आपकी कितनी होगी? 4। ऐसे ही अगर आप 3 एल बनाना चाहते हैं तो आपके पास कितनी मैच स्टिक्स यूज़ होगी? 1 एल, ये आपके पास हो गया दूसरा एल, और ये आपके पास हो गया तीसरा एल। तो अब आपकी मैच स्टिक्स जो यूज़ हुई कितनी हुई? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 मैच स्टिक्स आपकी यूज़ हुई। इसी तरीके से अगर आप आगे 4 एल बनाओगे तो आपकी मैच स्टिक्स जो यूज़ होंगी वो कितनी होंगी? 8 मैच स्टिक्स आपकी यूज़ होंगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एल की संख्या बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपकी नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की जो संख्या है वो भी बढ़ती रहेगी। अब ये तो नंबर ऑफ एल तो कितने ही बढ़ाते रहो, कहीं ख़त्म नहीं होंगे। तो क्या आप हर किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि ये जो नंबर ऑफ एल है ये वेरी कर रहा है, 1 2 3, इसको नाम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड is represented by n। जो कितने एल हमने बनाए वो मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना ही हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा जो n है वो क्या है? वेरिएबल। यहाँ पर n क्या है? वेरिएबल। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि हमने एक एल बनाया तो मेरे को 2 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ी। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1। और यहाँ पर मेरे को पता चला जब मैंने नंबर ऑफ एल 2 बनाए तो मुझे 4 मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ी, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। तो जब मैंने 3 एल बनाए, 1 2 3 एल बनाए, तब मुझे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ी 6, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ऐसे ही जब मैं 4 एल्स बना रहा हूँ, 4 एल जब मैं बनाऊंगा तो मुझे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है 8, उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 4। तो यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल रहा है कि 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एल्स, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एल्स। 2 मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि एक एल को बनाने में 2 मैच स्टिक्स की यूज़ होती है।
अब अगर शेप अगर कोई और होती, मान लो सी शेप होती, तो सी बनाने में आपको कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ती, 1 2 और 3 मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ती। तो यहाँ 2 की जगह हर जगह मल्टीप्लाई में क्या चलता, 3 चलता। तो अब पैटर्न हमें मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ कितने एल बनाने हैं, एन एल बनाने हैं, तो कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत होगी, 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। तो मेरे पास क्या आया, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एन। तो इस बड़े से एक्सप्रेशन को हमने एक छोटी सी बात के अंदर लिख दिया। तो वेरिएबल का यूज से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक छोटी सी स्टेटमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए वेरिएबल को समझना और लेटर्स का यूज़ करना अलजेब्रा का एक खास फीचर है कि ये नंबर्स को शो करने के लिए लेटर्स का यूज़ करता है। तो ये एक हमने छोटा सा एग्जाम्पल देखा जिसकी मदद से हमने एक फार्मूला लिखा नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालने का। और भी इस तरीके के एग्जाम्पल आप कर सकते हो। अब जो यूज़ होता है वेरिएबल का कॉमन रूल्स के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर क्या यूज़ होता है, यूज ऑफ वेरिएबल इन ज्योमेट्री। यूज ऑफ वेरिएबल्स इन जियोमेट्री। ज्योमेट्री में क्या यूज होता है, अब मान लीजिए ज्योमेट्री के अंदर आपके पास एक फिगर है। सबसे पहले हम स्क्वायर ले लेते हैं। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सबसे पहले पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर having at least 3 sides। देखो क्लोज फिगर तब भी बनेगी जब किसी भी क्लोज फिगर की कम से कम 3 साइड हो, तभी क्लोज होगी, अदरवाइज क्लोज नहीं होती। किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उस क्लोज फिगर की जितनी भी साइड्स हैं उन साइड्स की क्या होती है, लेंथ होती है, और उस लेंथ सभी लेंथ्स को हम जोड़ दें तो उसका क्या आ जाता है, पेरीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो पेरीमीटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, और जो मेरे पास फिगर है वो है क्लोज फिगर है ए बी सी डी, और ये स्क्वायर है। और आपको पता है स्क्वायर की जो सारी की सारी लेंथ होती है ए बी सी सी डी और डी, ये सारी बराबर होती। तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए से बी तक की लेंथ निकालूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस क्या करूँगा, डी ए। अब स्क्वायर की खास बात होती है सारी की सारी लेंथ्स साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को, इसकी लेंथ को L से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये L है तो ये भी क्या होगा L, ये भी कितनी होगी L, ये भी कितनी होगी L। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे पेरीमीटर क्या हुआ भाई, L प्लस L प्लस L प्लस L, 4 टाइम्स L। तो पेरीमीटर फार्मूला अपने पास बन गया P इज इक्वल टू 4 टाइम्स L। तो इससे हमें स्क्वायर का क्या चल गया, स्क्वायर के पेरीमीटर निकालने का फार्मूला विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। यहाँ P पेरीमीटर है, अगर स्क्वायर की लेंथ बढ़ेगी तो P भी बढ़ेगा, और L के हिसाब, L भी क्या है, वेरिएबल है। आपके स्क्वायर की लेंथ कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर इसी स्क्वायर की लेंथ मैं आपसे कह देता हूँ कि ये जो साइड ए बी हो 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी स्क्वायर है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 होगी। तो इसका पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर मतलब आपको ए से स्टार्ट करना है, सारी लेंथ मापनी है, ऐड करते चलना और वापस ए पर आ जाना, तब जो टोटल लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर। और उसका फार्मूला अपने पास है P इज इक्वल टू 4 इंटू L, और यहाँ पर जो L हमारे पास है वो है 3 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा 4 इंटू 3, 4 3 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का जो हमारे पास पेरीमीटर आया वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही लेंथ अगर अलग होगी, अगर लेंथ मान लो 5 सेंटीमीटर हो जाती है स्क्वायर की लेंथ,
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तब हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू लेंथ ऑफ द स्क्वायर, वो है 5 सेंटीमीटर, तब हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो वेरिएबल की मदद से ज्योमेट्री के अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिनको हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलजेब्रा का यूज हर जगह है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे वो ज्योमेट्री हो। ज्योमेट्री में भी अलजेब्रा यूज होता है और अर्थमेटिक के अंदर भी अलजेब्रा यूज होता है। तो अलजेब्रा यूजफुल है मैथ्स की हर एक ब्रांच के अंदर। अब जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होती है, एक पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं और हर एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो रेक्टेंगल की दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है ब्रेड्थ होती है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना, उसके पेरीमीटर को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो पेरीमीटर क्या होगा, इसकी सारी की सारी लेंथ्स का, साइड्स की लेंथ्स का सम। तो ये जो साइड है ए बी, उसकी जो लेंथ ए बी होगी, बी से सी को मैं बी सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, सेम उसी तरीके से। तो हमें पता है रेक्टेंगल की ए बी और सी डी बराबर होगी और ये बड़े वाली है उसको हम लेंथ बोलते हैं। और मान लीजिए मैं इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता हूँ एल से, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट, ये एल कितना ही हो सकता है, रेक्टेंगल की साइड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, सो एल इज अ वेरिएबल। और दूसरा जो इसकी ब्रेड्थ है, उस ब्रेड्थ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बी से। यहाँ पर एल भी वेरिएबल है और बी भी वेरिएबल है। रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो ए बी अगर एल है और ए बी और सी डी बराबर है तो ये भी क्या होगा एल। अगर बी सी बी है तो ए डी भी क्या होगा बी होगा। इसके अंदर रखोगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये फिर से आ जाएगा। तो पेरीमीटर आपके पास हो गया एल प्लस एल 2L और बी प्लस बी 2B। तो वेरिएबल की मदद से ये हमने क्या लिखा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इन दो एग्जाम्पल से ये दो एग्जाम्पल के साथ हमारा बताने का मकसद ये है कि अलजेब्रा का ज्योमेट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज है। अब अर्थमेटिक के अंदर अलजेब्रा का क्या यूज है, कैसे हम अर्थमेटिक रूल को अलजेब्रा की मदद से आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये था यूज ऑफ वेरिएबल इन ज्योमेट्री। अब हम करेंगे यूज ऑफ वेरिएबल इन अर्थमेटिक। यूज ऑफ वेरिएबल इन अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं, नंबर्स संख्याओं की बात करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। अब यूज ऑफ वेरिएबल क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं, मान लीजिए 3 और 4, और अब हम इनको बीच में ऑपरेशन लगाते हैं एडिशन का। हम 3 और 4 को ऐड करते हैं, 3 + 4, आंसर क्या आया 7। अब मैं इनको कम्यूट कर देता हूँ। कम्यूट करने का मतलब होता है इनके ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज मतलब पहले 4 लिख दो और फिर क्या कर दो 3। 4 + 3 करोगे तब भी क्या आया 7। तो अर्थमेटिक के अंदर हमें ये पता है कि हम कोई भी दो नंबर लें और ऑपरेशन लगाएं एडिशन का और फिर उनका ऑर्डर चेंज कर दें और फिर से हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। और अर्थमेटिक के इस नियम को बोलते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब कोई आपसे कहे कि भाई बताओ एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, तो आप क्या कहोगे कि देखो सर 3 + 4 भी 7 होता है, 4 + 3 भी 7 होता है, 5 + 2 7, 2 + 5 7, 4 + 9 13, 9 + 4 13। ऐसे एग्जाम्पल ले लेके बताते रहो तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ये ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो लेकिन अलजेब्रा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो एडिशन कम्यूटेटिव को कैसे लिखेंगे, अलजेब्रा के अंदर हम इस बात को बताएंगे, इफ A and B are any numbers, A and B are any numbers, तो आप चाहे A + B करो चाहे आप B + A करो, आपका रिजल्ट क्या रहेगा
सेम। तो जैसे अलजेब्रा आया, वेरिएबल आए, सिंबल्स आए, हमने क्या कहा, ए और बी कोई भी संख्या हो, आप चाहे बी प्लस ए करना चाहे ए प्लस बी, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। और यही इसी नियम को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, एडिशन की कम्यूटेटिविटी। ऐसे एग्जाम्पल लेके बताने में एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि नंबर्स कहीं ख़त्म नहीं होते, लेकिन जैसे अलजेब्रा में हमने नंबर्स को शो करने के लिए लेटर्स का यूज़ किया, तो एक ही लाइन के अंदर हमने बता दिया कि एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। तो अर्थमेटिक के ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए भी अलजेब्रा क्या होता है, ज़रूरी होता है। ऐसे ही जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, वो भी कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव आपको पता है, 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 6, और 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे तब भी कितना आएगा 6। ऐसे कोई भी दो नंबर उठाइए, उनका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उनका ऑर्डर को चेंज करके मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। तो इसको भी शो करने के लिए हम ये कह सकते हैं, लिखेंगे कि ए एंड बी आर एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो, चाहे किसी भी तरह के हो, रियल हो कोई रियल नंबर हो, तो आप ए मल्टीप्लाई बी करो, चाहे आप बी मल्टीप्लाई ए करो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अब एक बात और कि जैसे ही हम लोग अलजेब्रा के अंदर क्या करते हैं, जैसे अभी आपने पहले जो एग्जांपल लिया है, जो सिंबल होते हैं, जैसे हमने लिखा ए मल्टीप्लाई बी, ए भी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को नहीं लगाते हम, ए मल्टीप्लाई बी को सिंपली लिखते हैं ए बी, ए बी। इस ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी। तो अगर अलजेब्रा के अंदर आपको दो लेटर्स के बीच में कोई सिंबल दिखाई ना दे, तो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर आपको ए बी मिलता है तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी। अगर आपको ए बी सी मिलता है तो उसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अगर आपको एक्स वाई जेड मिलता है तो उसका मतलब है एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। सिंबल अगर इनके बीच में नहीं है तो ऑपरेशन इनके बीच में कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का है। सो अगर प्लस और माइनस का सिंबल होगा तो वो हमें लगाना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये मल्टीप्लाई के सिंबल को हम लगाते नहीं है, एक्स वाई जेड का मतलब है x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। अब कम्यूटेटिविटी के ऊपर जैसे हमने देखा एडिशन जो है वो हमारा कम्यूटेटिव है, तो क्या सब्ट्रैक्शन के बारे में हम बात कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन को देखिए, मान लो दो नंबर उठा लेते हैं, कंसीडर कर लो, लेट एनी टू नंबर्स, कंसीडर एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर कंसीडर कर लो, जैसे एक हो गया 5 और एक हो गया 7, और इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाना है सब्ट्रैक्शन का। सो अगर मैं 5 माइनस 7 करता हूँ तो 5 में से 7 घटाओगे आपके पास आंसर आएगा 2, और 7 माइनस 5 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा +2। तो आप देख रहे हो 5 माइनस 7 इज नॉट इक्वल टू 7 माइनस 5। मतलब सब्ट्रैक्शन के केस के अंदर आपने नंबर्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया और वो इक्वल नहीं आते। तो हम कह सकते हैं इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। कभी भी होता ही नहीं है, ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी इक्वल नहीं होगा। सो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, एडिशन आपका कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो डिवीजन भी आपका कम्यूटेटिव नहीं होता। तो ये अलजेब्रा के साथ साथ मैं आपको कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी बता रहा हूँ। उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन होता है, तो कम्यूटेटिविटी का आपको पता चला। उसके बाद होता है एसोसिएटिविटी, यूज ऑफ वेरिएबल इन अर्थमेटिक हम लोग कर रहे हैं। कम्यूटेटिविटी हमने कर लिया। एसोसिएटिविटी,
अब मान लो हमारे पास, एक बार कंसीडर करो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबर सपोज करो, मान लो 3 नंबर अपने पास 2, 3, 4। अब मैं इनके बीच में ऑपरेशन लगा रहा हूँ एडिशन का, तो मैं इस ऑपरेशन को किसी तरह लगा सकता हूँ। 2 प्लस, पहले 2 और 3 को ऐड करो और फिर जो रिजल्ट आए उसको 4 के अंदर ऐड करो। इस तरीके से अगर आप कर रहे हो तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4, तो आपके पास आंसर आया 9। मतलब आपने पहले 2 और 3 को ऐड किया, फिर रिजल्ट को 4 में ऐड किया, आंसर आया 9। अब ऑपरेशन लगाने का जो पैटर्न है उस पैटर्न को चेंज कर देता हूँ। मैं पहले 3 और 4 को ऐड करता हूँ, ये हो गया 2, पहले मैं ऐड करता हूँ 3 और 4 को, तो ये 2 प्लस 3 और 4 7, और 2 और 7 फिर से क्या आया 9। मतलब एडिशन के केस के अंदर आप ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन को किसी तरीके से लगाओ, चाहे 2 और 3 को ऐड कर लो फिर 4 में ऐड कर दो, 3 और 4 को ऐड करके फिर 2 में ऐड कर दो, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। ये जो प्रॉपर्टी होती है एडिशन की, एसोसिएटिविटी होती है कि एडिशन इज एसोसिएटिव। तो हाँ, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, इसको इफ ए बी एंड सी आर एनी नंबर्स, तब हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। चाहे आप पहले 2 नंबर्स को ऐड करके फिर तीसरे में ऐड करिए, चाहे आप लास्ट के 2 को ऐड करके फिर पहले में ऐड कीजिए, चाहे आप एडिशन को किसी भी पैटर्न में लगाइए, रिजल्ट आपका क्या आएगा, सेम। और ये क्या होते हैं, एसोसिएटिविटी। सो हम कहेंगे एडिशन इज एसोसिएटिव। ऐसे ही जो आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी आपका क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो मल्टीप्लिकेशन चाहे आप a मल्टीप्लाई b करके फिर c के साथ कीजिए, चाहे b और c की मल्टीप्लाई करके फिर a के साथ कीजिए, आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम। ऐसे ही 2, 3, 4 एग्जाम्पल लेकर आप मल्टीप्लिकेशन को भी चेक कर सकते हैं वो एसोसिएटिव है या नहीं। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को चेक कीजिए, एसोसिएटिव होते हैं या नहीं। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव, वो एसोसिएटिव नहीं होते। तो ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अलजबरा की मदद से हम इसको एक ही लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अलजबरा हमारी मदद करता है बहुत सारे ज्योमेट्री के फार्मूले और अर्थमेटिक के फार्मूले के बारे में समझने में, उनको एक्सप्लेन करने में अलजबरा हमारी मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक की, वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होता है विशेषता, गुण। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल अब लेता हूँ, मेरे पास है 7 और 38, और मैं 7 और 38 की मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। 7 और 38 की क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई। अब मुझे मल्टीप्लाई मान लो किसी कारण से नहीं आती, या 38 की टेबल नहीं आती, या मैं इसको किसी और तरीके से करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 38 को मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 8। 7 मल्टीप्लाई 30 प्लस 8, एक पार्ट के मैंने टुकड़े कर लिए। अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है, इस 7 की मल्टीप्लाई 30 के साथ होगी, ये हो जाएगा 7 इंटू 30। अब इस 7 की मल्टीप्लाई प्लस 8 के साथ होगी, ये भी प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस का आएगा, ये आएगा 7 इंटू 8। तो अब क्या था, यहाँ पर 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, 2 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एक मल्टीप्लाई का और एक एडिशन का। बाहर मल्टीप्लाई है, अंदर एडिशन है। तो हमने देखा जो मल्टीप्लाई है वो एडिशन के इसके साथ भी आ गई और इसके साथ भी हो गई। जो यहाँ मल्टीप्लाई एक जगह थी, लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो मल्टीप्लाई 30 के साथ भी आ गई और मल्टीप्लाई 8 के, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैल गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। मल्टीप्लिकेशन क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट। तो अब अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 210 और 7 8 56, ये आंसर आपके पास आएगा 266।
यहाँ से भी अगर आप सोल्व करोगे तो 7 8 56, 5 7 21 और 5 26, आंसर आपका दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम आएगा। तो इससे हमारे को ये पता चलता है कि जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमें पता चलता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो एडिशन के ऊपर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ऐसे ही अगर हम इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसी बात को हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे इफ A, B and C are any numbers, A, B और C क्या है, कोई भी नंबर्स हैं, तब हम A मल्टीप्लाई B प्लस C, A मल्टीप्लाई B प्लस C, जैसे यहाँ पर हुआ था, A की जगह अपना आ गया 7, B की जगह है 30 और C की जगह कौन है 8। तो इसी रूल को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, A और B की मल्टीप्लाई, फिर प्लस A और C की मल्टीप्लाई, A मल्टीप्लाई C। अब हमने अलजेब्रा की मदद से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन की एडिशन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कर दिया कि A मल्टीप्लाई B प्लस C क्या होगा, A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई चीज़ है तो वो मल्टीप्लाई के अंदर है और उसकी मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है। अलजेब्रा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A मल्टीप्लाई B प्लस C, यहाँ A और इस ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब A मल्टीप्लाई के अंदर है। अभी पहले मैंने बताया आपको कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते नहीं हैं। तो ये A मल्टीप्लाई B है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो AB प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो AC। अलजेब्रा के अंदर हम मल्टीप्लाई का सिंबल दो लेटर्स के बीच में नहीं लगाते। A और B लेटर्स में, A और B के बीच कोई सिंबल नहीं है, तो इसका मतलब A मल्टीप्लाई B है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो क्या मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव है सब्ट्रैक्शन के ऊपर, तो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। जैसे अगर यही जो एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमने किया 7 इंटू 38, इस 38 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 40 माइनस 2, 7 इंटू 40 माइनस 2। अब यहाँ पर क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन, तो ये क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 40 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2। अब भी यहाँ से आप आंसर देखोगे तो 7 मल्टीप्लाई 40 280 और 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से आपके पास क्या आता है 266, वही आंसर आपके पास आता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट होती है और एडिशन के ऊपर भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब क्या एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है? मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन अगर ये लिखूं 7 प्लस 38, 7 प्लस 38, तो 7 प्लस 38 तो आपके पास कितना हो गया, सीधा जोड़ोगे तो कितना हो गया 45। और अगर इसको ऐसे करने की कोशिश करो कि 7 प्लस 38 को क्या लिख सकते हो, 38 जैसे मल्टीप्लाई में अगर देखें तो 19 मल्टीप्लाई 2, 19 गुना में 2 करोगे 38 आएगा। तो यहाँ पे क्या था, बाहर मल्टीप्लाई अंदर प्लस, यहाँ क्या है बाहर प्लस अंदर मल्टीप्लाई। तो एडिशन मल्टीप्लाई के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो 45 आंसर आएगा, लेकिन अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसके ऊपर 7 प्लस 19 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, तो ये ऐसा नहीं होता कि ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 7 19 और 7 26 मल्टीप्लाई 9,
तो ये आ गया 9 छिका 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, यहाँ से आ रहा है 234 और ये है कितना 45। सो एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन बट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये ऐसे अर्थमेटिक के नियम समझने में अलजबरा हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। उसके बाद एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। तो ये जितने भी अब तक हमने यहाँ पर ये जो लिख रखे हैं a × b + c, ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को इसके अंदर देखेंगे और फिर ऑपरेशन लगाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर। सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लेते हैं x इज एनी वेरिएबल, x एक वेरिएबल है और यहां पर 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है। वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल में तो इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कभी अब ये कह देगा कि मैं तो 4 हूँ, 2 कभी नहीं कहेगा कि मैं 4 हूँ। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ये कांस्टेंट है। ये 5 हमेशा 5 ही रहेगा, कभी 6 नहीं बनेगा, तो ये कांस्टेंट है। लेकिन x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सो x एक वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में या वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जब भी हम वेरिएबल्स के बीच में या वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं तो हमारे पास आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ये 2 है और ये x है, मैं लिख देता हूँ 2x, तो 2x का मतलब है 2 × x। तो मैंने 2 और x के बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन लगा दिया मल्टीप्लाई का, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर मैं पहले एक टर्म निकाल लेता हूँ 2 × x और उसके अंदर 5 फिर से ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या होगा, अलग तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी हम वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन हम लगाते हैं तो इनसे हमारे को मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। बनते अभी हमने पढ़ा, देखा कि इसकी मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2x और फिर 2x के अंदर हमने क्या कर दिया, 5 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, एक अलग अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो कुछ सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं और कुछ वेरिएबल के मिलाने से हमारे पास अलजेब्रिक ऑपरेशंस आते हैं। जैसे अभी हमने ये जो लिख रखा है, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारा सिंपल है। पहले हमें क्या मिला, हमें पहली टर्म मिली इसकी 2, कि हमने x और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2 और फिर उसके अंदर क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 5। दूसरा है जैसे 10y - 5, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन कैसे आया, पहले हमें 10 की मल्टीप्लाई y से किया और उसके अंदर से 5 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आया, अनदर अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कांस्टेंट के अंदर और वेरिएबल के अंदर, कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके अंदर कांस्टेंट ऐड कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक तरीके से वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं। लेकिन कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऐसे हैं जैसे एक्स स्क्वायर मेरे पास कैसे आया, मैंने x की मल्टीप्लाई x के साथ करी, x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर। ये एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है जो कैसे आया, वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में ऑपरेशंस लगाने से। ऐसे ही अगर मैं x की मल्टीप्लाई x के साथ और फिर से x के साथ करता हूँ तो मेरे पास आएगा x रेज टू पावर 3। ये भी एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है और ये कैसे आया, x और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन किया और फिर से उसके x स्क्वायर के साथ फिर x की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, x क्यूब। ये ऐसे अलजेब्रिक ऑपरेशन है जो हमारे पास वेरिएबल और वेरिएबल के बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगने से बनते हैं। अब जैसे एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 3z x, 4x स्क्वायर माइनस 3z x। तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये कैसे आया, ये मेरे पास एक 4x स्क्वायर, ये मेरे पास कैसे आई, 4 इंटू एक्स इंटू एक्स, और दूसरा है माइनस 3z(x), ये मेरे पास कैसे है, माइनस 3 इंटू जेड इंटू मल्टीप्लाई एक्स। तो ऐसा करने से मेरे पास ये आया, और माइनस 3 इंटू जेड इंटू एक्स करने से मेरे पास माइनस 3z(x) आया। और फिर जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है ये, और ये आपके पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अब आती है बात टर्म्स की, कि टर्म्स क्या होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बना कैसे है, पहले मैंने ये सेपरेटली एक इंडिविजुअल आई है मेरे पास, ये कि मैंने 4 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर से x को किया तो मेरे पास आया 4x स्क्वायर। तो इंडिविजुअल जो मेरे पास आई है, ये जो है ये एक टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या है, टर्म है। और दूसरी क्या है इसकी, जो मेरे पास आया माइनस 3z(x), ये माइनस 3z(x) भी इसकी क्या है, टर्म्स है। ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती है, टर्म। टर्म में हमें ध्यान रखना है, अगर किसी टर्म के साथ माइनस साइन है तो माइनस हम उसके साथ लेंगे, कि फिर दो टर्म्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2x, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही टर्म है 2x। और कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर 2 मल्टीप्लाई x है तो वो कभी दो टर्म नहीं होती, मल्टीप्लाई के अंदर एक ही टर्म रहती है। सो 2x एक टर्म है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है। ये जो नीचे वाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमारे पास 2 इंटू एक्स ये एक टर्म है और प्लस 5 ये दो सेपरेट टर्म है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो टर्म्स हैं, 2x और 5। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर भी हमारे पास दो टर्म्स हैं, 10y और -5। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि x स्क्वायर है x मल्टीप्लाई x की x के साथ मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, एक। यहाँ पर x इंटू x, इसकी हम मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करें तो यहाँ पर भी आपकी टर्म्स कितनी रहेगी, सिर्फ एक टर्म्स रहेगी। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है। यहाँ जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 3z(x), तो इसमें एक टर्म आपकी हो गई 4x स्क्वायर और एक टर्म हो गई माइनस 3z(x). तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारी कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हमारी। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक टर्म होती है, वो सारे, अगर नंबर ऑफ टर्म है 1 तो वो सारे होते हैं मोनोमियल, उनको हम नाम देते हैं मोनोमियल। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं तो हम उसको नाम देते हैं बाइनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं ट्राइनोमियल्स। जैसे यहीं पर लिख देते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3z(x) प्लस 7y। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक तो टर्म है 4x स्क्वायर, एक अपनी टर्म है माइनस 3z(x) और एक टर्म है प्लस 7y। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म है, तो ये अपने पास क्या होती हैं, ट्राइनोमियल्स। और आमतौर पर जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो उनको हम नाम दे देते हैं पोलिनोमियल्स। उनको क्या नाम दे देते हैं, पोलिनोमियल्स। तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स कौन सी होती हैं और कितनी टर्म्स होती हैं, क्या क्या उनका हम नाम देते हैं।
अब बात करते हैं हम कि इन टर्म्स, ये टर्म्स किसी से मिलके बढ़ती हैं। जैसे अभी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, तो जैसे एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ 7x² माइनस 5xy प्लस 3x² और माइनस प्लस 4xy। ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर आपको टर्म्स नजर आ रही, ये 7x² इसकी टर्म है। तो 7x² के अंदर मैं इसकी टर्म्स को लिखता हूं 7x²। तो 7x² के अंदर हमारे पास क्या आया, इसके फैक्टर्स हैं, एक तो 7 और फिर मल्टीप्लाई x और फिर मल्टीप्लाई x। जब हमने 7 की मल्टीप्लाई x और x के साथ करी तो हमारे पास इंडिविजुअल टर्म आई 7x²। इसके अंदर फैक्टर्स के अंदर दो पार्ट्स, एक पार्ट आपके पास है 7 जो कि न्यूमेरिकल पार्ट, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। और ये जो दोनों फैक्टर्स हैं x और x, इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स, इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर। तो टर्म के अंदर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है जो कांस्टेंट होता है, उसको आप न्यूमेरिकल फैक्टर बोलते हो। और बाकी जो जहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल, उनको आप बोलते हैं अलजेब्रिक फैक्टर। जैसे आगे वाली जो टर्म है हमारे पास वो है -5xy -5xy। तो -5xy किस किस से मिलके बना, -5 की मल्टीप्लाई हमने x के साथ की और फिर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ की, y के साथ की, तो हमारे पास आई -5xy। तो यहाँ पर जो -5 है वो हमारे पास है न्यूमेरिकल फैक्टर, और x और y जो है वो है हमारे पास अलजेब्रिक फैक्टर। तो दो तरह के, किसी भी टर्म के अंदर दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर और अलजेब्रिक फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ जो टर्म है 7x² टर्म है और इस टर्म का कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल फैक्टर है 7 इसका क्या है, कोफिशिएंट। सो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x², 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x², ये इस टर्म का कोफिशिएंट है 7। यहाँ पर जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे, -5 इज कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, -5 इज कोफिशिएंट ऑफ, आगे जो है जो भी अलजेब्रिक xy, -5 इज कोफिशिएंट ऑफ xy। तो ये हमने देखा टर्म्स के बारे में और फिर टर्म्स के फैक्टर्स के बारे में, न्यूमेरिकल फैक्टर और अलजेब्रिक फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, उस टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पर 7 कोफिशिएंट है x² का, माइनस कोफिशिएंट है किसका, xy का। अब बात आती है लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, वो टर्म्स जिनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो, वो टर्म्स जिनके अलजेब्रिक फैक्टर क्या हो, सेम हो। टर्म्स हैविंग सेम algebraic factors, terms having same algebraic factors are like। जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख रखा है, मैंने सिर्फ ये टर्म उठाई है और ये उठाई है। अब अगर ये वाली टर्म मैं उठा लेता हूँ 3x², और 3x² के अगर हम फैक्टर करते हैं, 3x² के फैक्टर करेंगे तो इसका जो न्यूमेरिकल जो फैक्टर है वो आया 3, और आगे हमारे पास क्या आएगा, x इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये अलजेब्रिक फैक्टर है x इंटू एक्स, और 7x² के भी देखोगे अलजेब्रिक फैक्टर है x इंटू एक्स। सो 3x² और 7x² के जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं वो सेम है, इसलिए 3x² एंड 7x² आर लाइक टर्म्स। ये जो टर्म है वो क्या है, लाइक है। लेकिन
अगर मैं 7x² और 5xy के अलजेब्रिक फैक्टर देखूं, यहाँ अलजेब्रिक फैक्टर है x और x, यहाँ अलजेब्रिक फैक्टर है x और y, तो इनके अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है, इसलिए ये टर्म्स आपकी लाइक नहीं है। 7x² एंड -5xy आर नॉट लाइक टर्म्स, लेकिन 3x² और 7x² आपकी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। इनके अलजेब्रिक फैक्टर्स जो हैं आपके वो क्या हैं, सेम हैं। तो यहीं से अगर हम इसी एक्सप्रेशन के अंदर मैंने लिखा है आपके सामने 7x² और यहाँ से आप देख रहे हो 7x² और 3x² आपकी क्या है, लाइक टर्म्स है। लेकिन यहाँ पर देखोगे -5xy और यहाँ से टर्म देख रहे हो 4xy प्लस 4xy। 4xy के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो 4 × x × y, यहाँ 5xy और 4xy के अंदर जो अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं वो आपके क्या हैं, सेम हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जो हमारी टर्म्स हैं वो है हमारी लाइक टर्म्स, वो क्या है हमारी लाइक टर्म्स। तो ये था हमारे पास अलजेब्रिक फैक्टर टर्म्स के बारे में। टर्म्स के बाद टर्म के फैक्टर्स के बारे में, न्यूमेरिकल फैक्टर जिसको हम टर्म का कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और अलजेब्रिक फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रिक फैक्टर के बेसिस पर हम लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की पहचान करते हैं। जिन टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर सेम होते हैं वो टर्म्स आपकी लाइक होती हैं। यहाँ 7x², इसके अंदर आपके अलजेब्रिक फैक्टर हैं x × x, और 3x² में अलजेब्रिक फैक्टर है x × x, दोनों के अलजेब्रिक फैक्टर सेम है। तो 7x² और 3x² ये लाइक टर्म है। ऐसे ही -5xy और +4xy इनके भी अलजेब्रिक फैक्टर सेम है। तो ये आपकी टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक जो हमने देखा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखा और लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में देखा। पोलिनोमियल्स को हमने जाना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या फिर जनरली हम इनको क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे इनको जोड़ेंगे कैसे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे। मान लो पहले लाइक टर्म्स की बात कर लेते हैं, फिर अनलाइक की करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7x, और मैं इनको जोड़ना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ 2x + 7x, 2x और 7x को जोड़ना चाहता हूँ। तो अगर ये देखें तो 2x का मतलब है 2 × x, 7x का मतलब 7 × x। अभी पीछे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी, a × b + c क्या होता है, a × b + a × c। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों टर्म के अंदर a और a यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पर x और x सेम है। तो इस x को हम कहाँ कर सकते हैं, अलग लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + 7 × x, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, बाहर क्या मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 2x + 7x होगा। और 7 + 2 क्या होता है, 9, ये क्या हो गया 9 × x, तो क्या हो गया 9x। तो लाइक टर्म्स जब भी हो आपकी, जैसे 2x + 7x है तो आपके पास क्या आया, 9x आया। तो लाइक टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो लाइक टर्म ही आएगी। देखिए 2x इसका अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है x, इसका अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है x, और इसका भी अलजेब्रिक कोएफिशिएंट है x। तो लाइक टर्म्स को जोड़ोगे तो आपके पास लाइक ही आएगी। और इनको जोड़ने का सीधा तरीका आपके पास है, 2x + 7x है तो x तो आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को भी आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसे ही हम लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 7x में से 2x को आपने सब्ट्रैक्ट करना है
तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो लाइक ही आएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, तो आंसर में भी x आएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, 7 में से 2 घटेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 5। 7x माइनस 2x आपके पास क्या होगा? 5x। लेकिन अगर उल्टा हो जाए 2x माइनस 7x आपके पास हो, 2x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करना हो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, लाइक टर्म्स है, तो आंसर में भी आपका x आएगा। लेकिन आगे क्या आएगा? आगे आएगा आपका 2 माइनस 7। अब यहाँ छोटी चीज़ में से बड़ी चीज़ को घटा रहे हो तो आंसर आपका माइनस में आएगा। 2 माइनस 7 आपका होगा माइनस 5x। तो इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम अनलाइक टर्म्स को ऐड करते हैं? मान लीजिए मेरे पास है 7x और 5, 7x और 5, इनको मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ अगर आप 7x के अंदर 5 को ऐड करोगे तो वो 2 टर्म्स हो जाएंगी, वो आपकी टर्म्स इकट्ठी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आपने देखो 2x और 2x को ऐड किया तो एक ही टर्म आई, 2 ऐड किया लेकिन टर्म क्या आई? एक, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म इकट्ठी होके एक ही टर्म बनाती हैं। यहाँ पर जो 7x है और 5 है वो आपकी लाइक टर्म्स नहीं है, तो उनको अगर आपको जोड़ना है तो आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा। 7x प्लस 5 ये आपके पास एक अलग अलजेब्रिक ऑपरेशन आ गया जिसके अंदर 2 टर्म्स हैं। आपने 2 से ज़्यादा अनलाइक टर्म्स को ऐड किया है तो वो टर्म्स बढ़ जाएंगी। ऐसे ही अगर आप इसके 3 टर्म्स को ऐड करते हो, मान लीजिए 8y को ऐड करते हो, 7x प्लस 5 प्लस 8y करोगे तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो आगे आपका क्या आएगा? प्लस 8y हो जाएगा। लेकिन अगर सारी टर्म्स लाइक होती और उनको अगर आप ऐड करते हो, जैसे 7x प्लस 4x प्लस 9x, इन सब को आप ऐड करोगे तो एक ही टर्म आएगी, क्योंकि x है तो 7 और ये हो जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 9, 7 और 4 11 और 9 20x। तो लाइक टर्म्स इकट्ठी हो जाती हैं, अनलाइक टर्म्स इकट्ठी नहीं होती हैं, वो सेपरेट सेपरेट जो भी अपने साइन है, प्लस के हैं तो प्लस के साथ, माइनस के हैं तो माइनस के साथ सेपरेट हो जाती हैं। तो ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब अगर हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो एग्जांपल के साथ एक बार देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करें। जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 5xy प्लस 3z, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 4xy और प्लस 7z। इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कैसे करोगे? 2x² माइनस 5xy प्लस 3z, इसको और इसको आप ऐड करना चाहते हो 3x² प्लस 4xy प्लस 7z। ब्रैकेट आपने एक बार लगा लेनी है, बाद में ब्रैकेट हटाओ। तो ब्रैकेट से बाहर आपको साइन देखना है। अगर ब्रैकेट से बाहर पॉजिटिव साइन हो तो ब्रैकेट ऐसे की ऐसे हट जाएंगी, या फिर कोई मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई आपको करनी है। अगर ब्रैकेट से बाहर साइन माइनस हो, ब्रैकेट आप हटाओगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का हो जाता है। तो इसलिए ब्रैकेट से आपका ध्यान रहेगा कि जब ब्रैकेट हटाओगे तो बाहर साइन के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। तो इनको जब ऐड करोगे तो 2x² माइनस 5xy प्लस 3z, तो बाहर प्लस है, ये ब्रैकेट एज इट इज हट जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 3x², कोई साइन चेंज नहीं होगा, सारे साइन सेम रहेंगे क्योंकि ब्रैकेट से बाहर क्या है? प्लस। इनको आप ऐड करना चाहते हैं। अब इनके अंदर आप लाइक टर्म्स को इकट्ठा कीजिए। यहाँ पर है आपका 2x² और यहाँ पर है 3x², तो ये आपकी लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अलजेब्रिक कोफिशिएंट है वो x इंटू एक्स है, यहाँ पर भी x इंटू एक्स है, तो ये हो गई लाइक। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो माइनस 5xy और प्लस का 4xy, ये भी आपकी टर्म्स क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। और यहाँ पर आप देखोगे 3z और 7z, ये भी आपकी क्या है? लाइक टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक फैक्टर है z और यहाँ पर भी है z, तो जिनका अलजेब्रिक फैक्टर सेम होता है वो लाइक टर्म्स होती हैं। तो अब जब इनको ऐड कर रहे हो तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए। यहाँ पर है जैसे 2x², यहाँ पर है 3x² और 3x² प्लस का है तो आप 2x² प्लस 3x²। यहाँ पर जो टर्म है वो है माइनस 5xy, साइन का ध्यान रखना है, साइन साथ लिखना है। यहाँ पर जो टर्म है वो है प्लस 4xy।
अब यहाँ जो टर्म बचती है वो है आपकी +3z और वहाँ पर जो टर्म बचती है वो आपकी +7z। अब आपकी लाइक टर्म्स जो हो गई हैं वो पास पास हो गई। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये x² है तो आंसर में आपका x² आएगा, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और 3, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x²। तो ये दोनों इकट्ठी हो गई, ये दोनों लाइक टर्म्स क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। यहाँ पर आप देखोगे अलजेब्रिक फैक्टर xy है, तो जब इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करोगे तो आपका फैक्टर क्या आएगा xy। लेकिन यहाँ पर -5 है और प्लस का क्या है 4, और -5 और +4 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास, क्योंकि माइनस वाला बना है तो इसलिए आंसर आएगा -xy, मतलब -5xy + 4xy, 5xy -5xy + 4xy आपके पास क्या आएगा -xy। यहाँ पर z है, यहाँ पर z है, और दोनों के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3 और 7, 3 और 7 को जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 10z। तो ये सारी लाइक टर्म्स क्या हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, और इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आप सारी लाइक टर्म्स को क्या करते हो, इकट्ठा करके लिखते हो। अब अगर हमें इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना हो, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर क्या लगाएंगे, माइनस। जब हम यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो हमारे पास आया 2x² -5xy +3z। अब ब्रैकेट से बाहर आपकी माइनस है, ब्रैकेट जब हटाओगे तो अंदर वाले साइंस आपके क्या होंगे, चेंज होंगे। साइंस चेंज होंगे तो ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, -3x² -4xy एंड -7z। अब फिर से आप लाइक टर्म्स आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर आपकी लाइक टर्म 2x² और 3x², ये आपकी क्या है, लाइक है। तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखोगे 2x² -3x²। यहाँ -5xy है और यहाँ पर आपका -4xy, ये भी आपकी लाइक टर्म्स है। तो -5xy -4xy, और यहाँ पर है आपका 3z और यहाँ -7z, तो +3z और -7z। लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब ये देखो 2x² प्लस का है, 3x² माइनस का है, तो जब ये इकट्ठा होंगे तो आपके पास बचेगा -x², क्योंकि x² तो आएगा ही, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा। ये -5xy है, ये -4xy है, तो दोनों चीज़ें माइनस की हैं, तो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी। -5 और -4 हो जाएगा -9xy। आगे है 3z प्लस का और 7z माइनस का, प्लस वाला छोटा है माइनस वाला बड़ा है, तो +3z और -7z आपके पास बचेगा -4z। तो ये था कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में आपको ध्यान रखना है ब्रैकेट से बाहर माइनस, और जब आप ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज, जो पॉजिटिव हो नेगेटिव और नेगेटिव हो वो पॉजिटिव। उसके बाद लाइक टर्म्स को आपने इकट्ठा करना है और फिर आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आप डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। उसके बाद आता है वैल्यूज़ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x + 5। ये एक सिंपल छोटा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दो टर्म्स हैं इसके अंदर, एक टर्म है 3x और एक है 5, और मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। वैल्यू ऑफ 3x + 5 व्हेन x = 1। जब x आपको दे रखा हो, x की वैल्यू बोल रहा है कि 1 है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। तो जब x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो होगा 3 × 1 + 5, तो ये होगा 3 × 1 3 + 5, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 8। कि जब x की वैल्यू 1 है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी 8। अब ये कह देता है कि x की वैल्यू 2 है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो जब x की वैल्यू 2 है, जब वेरिएबल हमारी वैल्यू 2 लेगा
तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, तो x की जगह हम यहाँ रखेंगे 2, 3 इंटू 2 प्लस 5, 6 प्लस 5, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आई 11। ऐसे ही पूछ ले कि अगर x की वैल्यू 3 है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह हम रखेंगे 3, 3 प्लस 3 9 प्लस 5 इज 14। ऐसे हमारे पास होती हैं वैल्यूज़ ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक, अलजेब्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस कब बनते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है और इनको हम सोल्व कैसे करते हैं? देखिए, जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी नंबर के इक्वल रख देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी संख्या के इक्वल रख देते हैं, तो वो हमारे पास बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसे अभी हमारे पास था 4x, ये ले लेते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 36, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 36। तो ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और मैंने इसको इक्वल रख दिया 36 के। तो जब भी किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी भी चीज़ के इक्वल रख देते हो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड आया है इक्वल के साइन से, और जो इक्वेशन होती है उसकी दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब अलजेब्रिक इक्वेशंस का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल कैन हैव एनी वैल्यू, लेकिन कोई ना कोई एक, वो टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे डिपेंड करता है, कई बार एक मिलता है, कई बार एक भी नहीं मिलता, कई बार एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं। कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें और राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाए, वो वैल्यू वेरिएबल की इस इक्वेशन का क्या होगी, सॉल्यूशन। मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। इक्वेशन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है, और वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में सही बैठेगी, वो उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। जैसे मैं इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलता हूँ 4x प्लस 3, जो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी अलग अलग वैल्यू होगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 लिया तो 4 4 3 7। अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 इसके अंदर रखता हूँ तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 4 इंटू 2 प्लस 3, जैसे 8 प्लस 3 11। अगर मैं 3 रखता हूँ वेरिएबल की वैल्यू तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आई 4 गुना 3 प्लस 3, 4 3 12, 12 और 3 15। ऐसे ही चलते रहे, x की वैल्यू अगर 4 रखे तो ये आई 4 इंटू 4 प्लस 3, 4 चौके 16 और 3 19। अब हमने वेरिएबल की वो वैल्यू देखनी है जिसके अंदर ये क्या है, 36 हमारा आई। तो ऐसी वैल्यू किस पर आएगी, x की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख देता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 33/4, कुछ भी हो सकता है, ये एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो x कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। तो अगर मैं x की वैल्यू 33/4 लेता हूँ तो इसकी एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होगी, 4 इंटू 33/4 प्लस 3, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 33 प्लस 30 क्या हुआ, 36, और ये क्या आ गया 36। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पर वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 33/4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस अलजेब्रिक इक्वेशन। ये इस अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही कोई और सिंपल अगर मैं लेता हूँ 4x माइनस 2 या 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की वो वैल्यू जो इसके अंदर आप पुट करो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, और
राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड आप उठाइए 4x + 2, x की वैल्यू 1 रखो तो 4 × 1 + 2 दैट इज क्या आई 6, 8 नहीं आई तो x = 1 इज नॉट सॉल्यूशन। x की वैल्यू 2 रखो तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पर क्या चाहिए अपने को 8 चाहिए और यहाँ पर अब क्या आया 10, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, x की वैल्यू, अब मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 3/2, इसके अंदर x की वैल्यू 3/2, तो ये होगा 4 × 3/2 + 2, 2 से 4 कैंसिल, 2 × 3 6 + 2 8, तो हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 3/2। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो अलजबरा के ऊपर था, जिसके अंदर हमने अलजबरा के बारे में सीखा, अलजबरा की बेसिक प्रॉपर्टीज और कैसे अलजबरा हमारी मदद करता है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हमारी मदद करता है। उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेसिक मैथ के कोर्स से जुड़े रहें और अपनी कमियों को इसी तरह दूर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।